मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी इस बार आप लोगों के बीच बताने जा रही है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है, जो कि आगामी 2 से 3 महीने के अंतर्गत करवा दिया जाएगा इस चुनाव को। इन सभी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस एनडीए और आरजेडी गठबंधन के तरफ से किस प्रकार का सीट शेयरिंग होगा और सीट शेयरिंग में क्या फॉर्मूला होगा, कौन से प्रत्याशी किस सीट पर कितना मजबूत है, इन सभी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल के ऑर्गेनाइजर मिस्टर एमके सराफ जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं लोकवाणी के स्टेज के नीचे कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है। 2025 चुनाव में जो है, सबसे पहले ये बता दीजिए कि सीट शेयरिंग किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से सीट शेयरिंग जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से और आरजेडी गठबंधन की तरफ से। सबसे पहले आप आरजेडी गठबंधन का जो है, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन होगा, वो किस प्रकार से सीट शेयरिंग करने जा रही है, इस पर थोड़ा आप विस्तार से इसके चर्चा करें। देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं, जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 होगा, उसमें 2 गठबंधन है और एक और पार्टी है जिसका नाम है जन स्वराज। इसमें मैं पहले बात करूं महागठबंधन का, जो इंडिया अलायंस 2024 इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें इंडिया अलायंस 29 पार्टी मिलकर के बनाया गया था। लेकिन जो बिहार में जो चुनाव है, उसमें यहाँ जो गठबंधन है, महागठबंधन जिसको रूप दिया गया है, उस महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। उसके बाद कांग्रेस है जो राष्ट्र लेवल की पार्टी है। इसके बाद तीसरा वीआईपी है। चौथा जो लेफ्ट की पार्टियां है, उसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएस और 5वीं जो पार्टी है वो है आने की सोच रही है, वो पार्टी होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, जिसे अभी उसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका ऑर्गेनाइज करते हैं पशुपति पारस जी, वो भी आना चाहते हैं इस गठबंधन में। महागठबंधन का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। रह गई बात सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल पे बहुत सोशल जर्नलिस्ट सब इसकी चर्चा करते रहते हैं। नेशनल चैनल पे भी इसका चर्चा होता है। नेशनल चैनल पर भी इसका चर्चा होता है। रह गई सीट शेयरिंग में, तो आरजेडी का सर्वे सर्वा अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी है, जो लालू जी ने सारा पदभार तेजस्वी यादव जी को सौंप दिए हैं। टिकट बांटने और टिकट काटने की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव के पास ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का ऑर्गेनाइज बिहार में राजेश राम जी करते हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष है। और तीसरा मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी, विकास इंसान पार्टी जिसका नाम है, उनका ऑर्गेनाइज मुकेश सहनी जी करते हैं। और इसके बाद डी राजा सीपीआई के हैं, वो लोग अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। और पशुपति पारस जी की पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन वो जब रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, और वो जो जब पार्टी बनाए थे उसका नाम था लोजपा, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। उसमें क्या हुआ, 2019 इलेक्शन में रामविलास पासवान जी की जो पार्टी वो 2 भागों में बट गई। एक हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एक हो गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसका ऑर्गेनाइज चिराग पासवान जी करते हैं और एक पशुपति पारस जी करते हैं। 2024 के इलेक्शन में पशुपति पारस जी को एक भी सीट नहीं दिया गया, जिसके कारण पशुपति पारस जी चुनाव नहीं लड़े और वो अपना कोई उनका विधायक और कोई एमपी बिहार में या देश में नहीं है। और दूसरी तरफ लोजपा, उनके 5 सांसद अभी बिहार में है। उसमें रामविलास पासवान जी के सपुत्र चिराग पासवान जी भी शामिल हैं, जो अभी वर्तमान में हाजीपुर से सांसद है। रह गई बात इस चुनाव में महागठबंधन कितना सीट लड़ेगी। महागठबंधन 243 सीट लड़ेगी। इसमें पार्टी का बंटवारा कैसे होगा और सभी पार्टियों को कैसे हिस्सा दिया जाएगा, वो हमारे आकलन के अनुसार 243 सीट में से 130 से 35 सीट आरजेडी लड़ेगी। 130 से 135 सीट आरजेडी लड़ेगी। अच्छा, पिछले बार 70 सीट कांग्रेस को दिया गया था। अच्छा, इस बार बढ़ाया जाएगा? मैं बताता हूं आपको, 70 सीट कांग्रेस को दिया गया था 2020 के चुनाव में, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। मात्र 19 सीट पर ही उनके कैंडिडेट जीत करके आए। अच्छा, अगर वो 25
30 सीट अगर जीत के आते तो पिछले बार ही महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई होती, क्योंकि सीट का जो फासला था वह 7 से 8 सीटों का था मात्र। यदि एनडीए गठबंधन और सीट का फासला था और साथ में जो वोटों का जो आंकड़ा है 1,12,00,000 वोट एनडीए को आए थे और 1 करोड़ वोट महागठबंधन को आए थे। मात्र 12,000 वोटों के कारण तेजस्वी यादव और महागठबंधन की पार्टी पिछड़ गई। उसमें कांग्रेस का भूमिका खराब रहा था। कांग्रेस इस बार चाहती है कि महागठबंधन की कांग्रेस के कुछ सीट को काट दिया जाए ताकि उसका प्रदर्शन बेहतर हो सके। इसलिए महागठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं ने यह माना है और सभी मंथन पे मंथन हो रहा है पटना में, उसमें चाहते हैं कि कांग्रेस के कुछ सीट को घटा करके और सहयोगी को दिया जाए ताकि कौन सहयोगी होगा उसमें सहयोगी वीआईपी हो गए। कुछ लेफ्ट का प्रदर्शन पिछले बार बहुत अच्छा रहा था। 30 सीट में से लेफ्ट ने 25 सीट जीतने का काम किया। अच्छा, तो इसलिए लेफ्ट की तरफ ज्यादा विश्वास, लेफ्ट का कुछ सीट ज्यादा बढ़ाने का सोच रहा है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। समीकरण क्या बैठ रहा है? 135 30 से 135 आरजेडी, 50 कांग्रेस और 20 से 25 वीआईपी। इसके बाद 30 से 35 सीट लेफ्ट को दिया जाएगा और 3 सीट को रिजर्व किया गया है। जो अगर पशुपति पारस जी की एंट्री होती है महागठबंधन में तो 3 सीट पशुपति पारस जी को दिया जा सकता है। टोटल कोई काउंट करें तो 243 होते हैं, 243 होते हैं। अच्छा, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक सीट, जितना 121 चाहिए हमारे विधानसभा में 122 सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए, उसमें आरजेडी विधानसभा में जितना सीट चाहिए उससे अब 10 से 15 सीट अधिक लड़ेगी। अच्छा। इसके बाद वीआईपी को 20 से 25 सीट दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस को 50 सीट, क्योंकि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसे 50 सीट दिया जाएगा। उस पर विचार हो रहा है, अभी इस पर मोहर नहीं लगी है। मोहर नहीं लगी। अब बात हम करते हैं एनडीए के, जेडीयू और प्लस बीजेपी। जेडीयू और बीजेपी बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि टक्कर की पार्टी महागठबंधन की यही है। इसका जो है सीटों का बंटवारा किस प्रकार का होगा, किस फॉर्मूले पर बात करेगी, ये सारा चीज दिल्ली से तय होगा या नीतीश कुमार जी खुद तय करेंगे, इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, रह गई बात एनडीए गठबंधन की। एनडीए में 2 पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। एक बिहार की क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसका ऑर्गेनाइजेशन और जिसका प्रमुख सर्वे सर्वा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी है। और दूसरी तरफ एनडीए, एनडीए मतलब भाजपा का ऑर्गेनाइज, इसका कोई पूरा नहीं होता है, कोई हमेशा बदलता रहता है। अभी जेपी नड्डा जी है, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी है, और इनका जो सीट शेयरिंग होगा वो हमेशा संसदीय बोर्ड का बैठक में होता है और ये दिल्ली से ही तय होता है। रह गई बात सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रहा है मैं उस पर आपको विचार बता दूं। इसमें 2 पार्टी है, जिसे जेडीयू हो गया और बीजेपी हो गया। जेडीयू बराबर की भूमिका में चुनाव हमेशा लड़ना चाहता है। जैसे मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव भी 2024 में हुआ मार्च के महीने में, उसमें 16 सीट जेडीयू लड़ी और 17 सीट बीजेपी लड़ी। बाकी जो 6 सीट था वो अपने सहयोगी को दिया गया, चिराग पासवान जी की पार्टी को दिया गया। इसके बाद 1 सीट मात्र उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला, वो भी चुनाव हार गए काराकाट से। तो आ गई बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में कुल सीट है 243। 243 सीट में अभी जो वर्तमान में जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं बता दूं 100 सीट बीजेपी लड़ेगी या 101 सीट बीजेपी लड़ेगी और 100 सीट जेडीयू लड़ेगी। रह गई बात 43 सीट। 43 सीट में से 20 से 25 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। चिराग पासवान जी बराबर दावा कर रहे हैं कि हम 243 के 243 पर लड़ेंगे। वो चिराग पासवान जी दावा करते हैं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। ऐसा अगर होगा तो 243 पिछले बार भी लड़े थे, 135 सीट पर पिछले बार लड़े थे। एक ही सीट नहीं है, 1 सीट मात्र आजम खान जीत के आए थे चुनाव, और उस तरह से 243 लड़ेंगे तो 243 लड़ सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा हमको अभी तक दिखता नहीं है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। कहने की बात अलग होती है, सोचने की बात अलग होती है। 20 से 25 सीट चिराग पासवान को दी जाएगी, 8 से 10 सीट मात्र जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दी जाएगी, और 3 से 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को दी जाएगी। टोटल 243 सीट होती है। अगर उसमें कुछ घट बेस हो सकता है, जैसे 101 है तो 102 हो, 103 हो, चिराग पासवान जी को 25 न मिलके 20 मिले, 18 मिले, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसे ही बंटवारा इसी फार्मूला पे
इसी फॉर्मूला पर चलेगा। इसी पर। हाँ चलिए, अगला सवाल मेरा रहेगा। हम लोग जो है वर्तमान में हम लोग सीतामढ़ी जिला से है। सीतामढ़ी जिला में भी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आता है। बिल्कुल ठीक है। 8 विधानसभा क्षेत्र में जो है पिछला आंकड़ा जो देखा जाए उस प्रकार से इस विधानसभा 8 विधानसभा में कौन कौन से प्रत्याशी का पलड़ा इस बार भारी रहेगा, या सेम टू सेम प्रत्याशी वहीं पर अपना अपना मजबूती के साथ पेश आएंगे, इस पर थोड़ा विश्लेषण कीजिए। देखिए, रह गई बात सीतामढ़ी जिला और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा आते हैं, एक शिवहर में कट जाता है। लेकिन 8 विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में 5 एनडीए के पास है और 3 विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन के पास है। रह गई बात सीतामढ़ी जिला में 2 ही धारा मजबूत है, एक एनडीए और एक आरजेडी। आरजेडी चुनाव लड़ती आई है, वहां से सुनील कुशवाहा जी विधायक रहे थे 2015 में। 2020 के इलेक्शन में कुछ कम वोट के अंतर से हार गए चुनाव। मिथिलेश कुमार जी जीते चुनाव। इस बार सुनील कुशवाहा जी भी रेस में आगे है, टिकट के रेस में, और मिथिलेश जी भी इस रेस में आगे है। लेकिन पलड़ा इस बार झुकता नजर महागठबंधन की तरफ आ रहा है। अभी श्योर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे अनुमान देखते हैं तो महागठबंधन तो लग रहा है कि माहौल है। दूसरा बथनाहा विधानसभा, सीतामढ़ी के नजदीक शहर बथनाहा विधानसभा है। बथनाहा में कांग्रेस चुनाव लड़ती है और कांग्रेस के ही। तो क्या हम मान के चले कि यह सेफ जोन में खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये सीट आए तो भी भला, ना आए तो भी भला, ऐसा कुछ बात है क्या कांग्रेस के लिए बथनाहा विधानसभा क्षेत्र? नहीं, देखिए ऐसी नहीं है। हर पार्टी को अच्छा प्रत्याशी चुनकर देना चाहिए। और जैसे मैं मानता हूँ अच्छे प्रत्याशी वोट पार्टी विशेष पे होता है, लेकिन पार्टी से उठ करके जनता को अपने कैंडिडेट के बेस पर वोट देना चाहिए। कैंडिडेट अच्छा होगा, प्रत्याशी अच्छा होगा तो काम अच्छा से होता है, तो कि नहीं। रह गई बात संगठन की, तो संगठन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस संगठन को वोट कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। लेकिन फिलहाल बथनाहा में एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस अभी भी बैकफुट पे है। चलिए बात करते हैं हम सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की। सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए जो है अभी मतलब जीता हुआ प्रत्याशी है श्रीमती गायत्री देवी जी शायद। नहीं, सुरसंड विधानसभा में दिलीप राय जी जेडीयू के जीते हुए कैंडिडेट है और जीते हुए प्रत्याशी है। दिलीप राय जी मतलब एनडीए गठबंधन से। हाँ, एनडीए गठबंधन से। उनके सामने थे दोजाना जी आरजेडी से प्रत्याशी थे। अभी क्या आंकड़ा लग रहा है इस बार सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से, क्या स्थिति है दोनों अलग अलग अलायंस की? सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में देखिए, मैं बताता हूँ कि देखिए हर इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है। एंटी इनकम्बेंसी वोट के कारण दिलीप राय जी अभी भी मजबूत है, नहीं, काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। और रह गई बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन अगर दोजाना जी पर विश्वास न करके किसी दूसरे वैश्य उम्मीदवार को वहां चुनाव लड़ाते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, बात करते हैं परिहार विधानसभा क्षेत्र की। परिहार में जो है वर्तमान में अभी विधायक कौन से पार्टी से विधायक? बीजेपी से गायत्री देवी जी है, और वहां से आरजेडी से भी प्रत्याशी कोई न कोई आएगा। दोनों में अगर तो देखिए मैं बताता हूँ, परिहार विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी शुरू से ही मजबूत रही है। शुरू से मैं आपको बता दूं, रामचंद्र पूर्वे जी वहां से 2 बार विधायक बने। एक बार 2015 जब इलेक्शन हो रहा था, 2010 के इलेक्शन में मात्र 3429 वोटों से राम नरेश यादव जी चुनाव जीते पूर्वे जी को हरा करके। इसके बाद 2015 के इलेक्शन में जिस समय महागठबंधन बना था, जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही थी। उस समय 10 में बता दूं, 10 में कांग्रेस चुनाव अलग लड़ी थी, अलग। उस समय 44,100 कुछ वोट, पूरा आंकड़ा मैं नहीं बता दूं, 44,100 कुछ वोट रामनरेश यादव जी को आए थे और 39,700 कुछ वोट पूर्वे जी को आए थे, और 22,000 कुछ वोट ये कांग्रेस के उम्मीदवार जो कोई मुस्लिम उम्मीदवार थे उनको आए थे 22,000 वोट। अगर उस समय कांग्रेस और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ती तो उस समय रामचंद्र पूर्वे जी का जीत सुनिश्चित था। इसके बाद मैं 15 में बता दूं, 15 में गायत्री देवी जी वहां के उम्मीदवार बने, जो राम नरेश यादव जी की धर्मपत्नी है, वो उम्मीदवार बनी। और उस समय भी रामचंद्र पूर्वे जी को
लगभग 3000 के वोटों से चुनाव हार गए थे रामचंद्र पूर्वे जी। उस समय जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन के बावजूद भी। इसके बाद 2020 चुनाव आया। 2020 चुनाव में वो चेहरा की मोहताज नहीं, रितु जायसवाल, रितु कुमार जिसको कहा जाता है, लेकिन रितु जायसवाल वह धुरंधर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया आरजेडी की तरफ से, और वह कड़ी टक्कर दी। मात्र 1524 वोट से वह चुनाव को लूज की। देखिए इस बार भी पकड़ मजबूत है। इस विधानसभा क्षेत्र में लग सकता है कांटे का मुकाबला होगा। बहुत कांटे का मुकाबला हर बार होता आया है, हर बार होता है। हम बात करते हैं बहुत हॉट सीट के बारे में। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का एक क्षेत्र है, बाजपट्टी विधानसभा का क्षेत्र, बहुत हॉट सीट है, और यहाँ से दो दिग्गज इस बार मैदान में आ रहे हैं। एक है डॉक्टर रंजू गीता जी, और दूसरा है मुकेश कुमार यादव जी। इन दोनों के बीच का अगर हम समीकरण देखा जाए, पिछला परफॉर्मेंस और इस बार, दोनों में कौन ज्यादा इस बार मजबूत दिख रहा है, इनका पलड़ा भारी रहेगा या यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होगा? देखिए मैं बताता हूँ, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, बाजपट्टी विधानसभा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वो वहाँ लगभग 90,000 के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है और 38,000 के आसपास यादव जनसंख्या है। इसके बाद 50,000 के आसपास बाकी और जो समाज के लोग होते हैं वो जनसंख्या है। वोटों के आंकड़ा से देखा जाए तो क्या कि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रंजू गीता जी 2010-2015 में लगातार 2 बार विधायक रही है वहां का, और बहुत ज्यादा काम भी किया, और बहुत ज्यादा काम भी किया। फीडबैक भी बहुत अच्छा है, नहीं कि नहीं? वहां भी मुकाबला कांटे का होगा, कांटे का मुकाबला। कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। बात हम करते हैं रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से। अभी बीजेपी प्रत्याशी है, उनका नाम मैं शायद अभी भूल रहा हूँ, और वहाँ जो है इस बार जो है वहाँ का मुकाबला किस प्रकार से होने जा रहा है? महागठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन, किस प्रकार का मुकाबला होगा रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, रूनी सैदपुर विधानसभा में अभी वर्तमान में वहाँ जेडीयू विधायक है, जेडीयू विधायक है रूनी सैदपुर विधानसभा में। उनका मुकाबला आरजेडी से होता है। पिछले बार मंगिता देवी चुनाव लड़ी थी, कड़ी टक्कर दी, कुछ वोटों से, 4-5 हजार वोटों से वो चुनाव लूज कर गई। इस बार भी कड़ी टक्कर होने का उम्मीद है। वहां भी कांटे का मुकाबला होगा, कुछ कह नहीं सकते किसका परफॉर्मेंस किस प्रकार, किसका पलड़ा भारी है। एक और हॉट सीट है, एक व्यक्ति के नाम पर वह सीट एकदम हॉट हो जाता है, अमित कुमार टुन्ना, मैं बात कर रहा हूँ रीगा विधानसभा क्षेत्र का, ठीक है। और दूसरी बात, वहां पर जीता हुआ प्रत्याशी है मोतीलाल प्रसाद जी, जो कि अभी बिहार सरकार में मंत्री भी है। उस सीट पर किस प्रकार का परफॉर्मेंस होगा, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए, रीगा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए वहां से टुन्ना जी एक बार 2015 में चुनाव जीते थे। 2020 में मोतीलाल जी वहां चुनाव जीते, मंत्री भी बने। और रह गई बात, वहां जन स्वराज भी काफी मजबूत है। जन स्वराज भी वहां, इस बार जन स्वराज का भी वहां तुरंत प्रशांत किशोर जी आए थे और भारी जनसभा में भीड़ उमड़ी थी। हम आप दोनों आदमी सब मिलकर के देखे उस जनसभा को, कवरेज भी किए थे, भारी भीड़ उमड़ी थी। जन स्वराज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो ये कहना ये ऐसा नहीं होगा चुनाव कौन जीत रहा है। वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो सकता है। त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है वहां पर। लेकिन एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि इस बार जो है त्रिकोणीय लड़ाई में पहला प्राथमिकता हमको लगता है अमित कुमार टुन्ना जी, दूसरा मोतीलाल प्रसाद जी। तो आप लोग हम अपना मार्गदर्शन जरूर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी।